बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर तलत मुस्तफ़ा आपसे मेडिकल हेल्थ इन्फो जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक भी पहले पिछले टॉपिक्स की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम इसका शिकार हो सकते हैं और अच्छे खासे बीमार भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, तो आज के टॉपिक का नाम है डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर जो है ऐसा नाम है कि अब पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन हो गया। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा केसेस पाए जाने लगे हैं पाकिस्तान में। और अगर कोई किसी से कहते एकदम दूसरा खौफजदा हो गया, अच्छा डेंगू हो गया, तो देखें हर डिज़ीज़ जो है ना वो उसके यानी कि हर एक पे वो डिफरेंट तरीक़े से वो अटैक करती है और डिफरेंट तरीक़े से वो जो है रिकवरी फेस में इंसान जाता है। कुछ की सीवियरिटीज़ होती हैं और कुछ का जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होता। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई बीमारी आए, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा और पूरा जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट लेना और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना। तो ये तमाम चीज़ें बुनियादी उसूल हैं कि इंसान जल्दी उस डिज़ीज़ से जो है वो ठीक हो जाता है और अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आ जाता है। बहरहाल ये तो एक बात हो गई कि क्या हमें करना चाहिए। खौफज़दा होने के बजाय हमें जो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें उस पर अमल पैरा होना चाहिए। अच्छा, डेंगू क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, डेंगू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और ब्रेक बोन फीवर भी हम इसे कहते हैं, जो कि स्प्रेड होता है मॉस्कीटो से। यानी कि मॉस्कीटो जो है इस वायरस को कैरी करता है और जब वो मॉस्कीटो जिसे कि जो कि फ़ीमेल एडिस एजिप्शियाई मॉस्कीटो है, वो जब जो इस वायरस को कैरी करके किसी इंसान को काटता है तो वो वायरस जो है उस इंसान में मुंतकिल हो जाता है। यानी कि ये मच्छर से इंसान में मुंतकिल होता है वायरस के ज़रिए, लेकिन ये इंसान से इंसान तक मुंतकिल नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो इंसान जो है अगर उस मच्छर ने उस किसी इन्फेक्टेड इंसान को उसका खून चूसा और फिर उसने वही किसी और का खून चूसा जो कि नॉर्मल बंदा था, तो वो वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो अब ये है कि इसमें ज़्यादातर ये जो मच्छर है, हमें सुबह के टाइम पे ज़्यादा हमें इसके काटने के यानी कि वो होते हैं इम्कानात, और शाम के टाइम पे मगरिब के वक्त। अच्छा, इसके जो हैं सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, कभी ऐसा होता है कि डेंगू फीवर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वायरस हमारी बॉडी में होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़बरदस्त बुखार होता है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिसमें कि जॉइंट पेन, मसल पेन, बोन पेन इतना ज़्यादा होता है कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, जैसे हड्डी टूटे इतना ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, हेडेक भी बहुत सीवियर होता है। अच्छा, एक इसका ना रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, यानी कि आँख के पिछले हिस्से में हमें दर्द महसूस होता है। नौजिया भी हो सकता है, रेड रैशेस भी हमें नज़र आ सकते हैं बॉडी में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें अगर किसी के अंदर हैं तो हमें शायबा होता है कि उसको डेंगू जो है फीवर हुआ है, और उसको मतलब ये कि अब जो है एहतियात करनी चाहिए और ज़रा उस हिसाब से चले कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में ना जाए। अच्छा, अब जो ये जो मॉस्कीटो होता है इसके बारे में भी बता दूं। ये एडिस एजिप्शियाई कहलाता है। इसके वाइट बैंड्स होते हैं इसके लेग्स पे और सिल्वर पैटर्न होता है इसका स्केल्स का इसकी पूरी बॉडी पे। अच्छा, इसमें 80% लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं 1 से 2 वीक में, लेकिन कुछ लोगों में जो है ये मर्ज़ पेचीदगी इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है।
अब जो फ़ेज़ 1 है वो तकरीबन 2 से 7 दिनों का होता है और इसमें आपको ज़्यादातर हेडेक, रेड फीवर, आई पेन और रेड रेशेस वगैरह मिलेंगे, बोन पेन मिलेगा। ठीक है, ये इसका फेब्राइल फेज़ भी कहलाता है और इससे इंसान काफ़ी हद तक रिकवर भी हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्रिटिकल फेज़ में चला जाता है। अब ये क्रिटिकल फेज़ जो है 3 से 7 दिन के बाद होता है फेब्राइल फेज़ के। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इस क्रिटिकल फेज़ में नहीं एंटर होते और माशाल्लाह ठीक भी होते आते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो इस क्रिटिकल फेज़ में एंटर हो गए तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें जो है डेंजी हेमरेजिक फ़ीवर होता है और जिसको हम डेंगी शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो असल में इसमें ये होता है कि प्लेटलेट्स पे आपको पता है ये असर करता है ये वायरस, और जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो आपको पता है कि खून जमाने की जो है सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये क्लॉट फॉर्मिंग होते हैं ना प्लेटलेट्स, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और इवन जो है ऑर्गन फेलियर हो सकता है, शॉक में जा सकता है और जो है इंसान क्या हो जाता है, इवन डेथ की तरफ चला जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब जो है वो वेसल्स डैमेज होंगी, कैपिलरी लीक होगा, तो जो है ये तमाम सूरत हाल सामने आएंगी। अच्छा, अब जो है वो क्रिटिकल फेज़ जो है उसके भी हमें थोड़े से सिम्टम्स पता होने चाहिए। इसमें जो है क्या होता है कि सीवियर स्टमक पेन आपको मिल सकता है पेशेंट में, परसिस्टेंट नोज़िया वॉमिटिंग मिल सकती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग मिल सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा यानी WBCs भी कम हो जाएंगे तो हम ब्लीडिंग हमारे लिए ज़ाहिर है रोकना मुश्किल होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स इसमें अहम रोल का किरदार अदा करते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, नोज़ ब्लीड होता है, ब्लडी आपको पेशाब आ सकता है और यानी कि स्टूल में भी आपको ब्लड आ सकता है, और रेड स्पॉट्स काफ़ी आपको बॉडी पे, ट्रंक पे और हर जगह मिल सकते हैं। ब्रीदिंग में भी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत ज़्यादा जो है आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आपका यूरिन आउटपुट यानी जो पेशाब है वो बहुत कम हो जाता है इस वजह से, और आपको यानी कि लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से, और शॉक में भी बन जा सकता है। अच्छा, अब ये तो जैसे क्रिटिकल में वैसे कम ही अल्लाह का शुक्र है लोग जाते हैं और कुछ लोग इससे वापस भी आ जाते हैं। तो ये कि घबराएं नहीं, जो कुछ भी है इससे अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे, लेकिन इंशाल्लाह डॉक्टर्स की भी कोशिश होती है और पेशेंट्स की भी कोशिश होती है कि जल्दी रिकवर हो जाए। तो रिकवरी फेज़ में ये होता है कि ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल फेज़ में लोग नहीं जाते, वो जो हैं वो रिकवरी फेज़ में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर यानी कि फेब्राइल फेज़ से वो रिकवरी फेज़ में भी चले जाते हैं, यानी क्रिटिकल में नहीं जा पाते। लेकिन अगर क्रिटिकल में भी चले गए तो उससे भी बास पेशेंट जो हैं रिकवरी फेज़ में चले जाते हैं, यानी हमारा उसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था वो भी सही रिकवर कर जाता है, और जो फ्लूइड होता है वो भी एक्स्ट्रा जो वेस्कुलर फ्लूइड होता है वो भी हमारा जो कि प्लाज्मा लीकेज की वजह से होता है वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या टेस्ट करवाएंगे? एक हम -1 एंटीजन करवाएंगे डेंगू के लिए, और हम क्या करवाएंगे CBC, जो कि बहुत प्राइम इम्पॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि CBC में हमें पता चलता है कि प्लेटलेट काउंट क्या है, WBC काउंट क्या है। अगर ज़ाहिर है ना, अगर खुदा न खास्ता किसी का प्लेटलेट काउंट कम है तो हमें फ़ौरन उसका अरेंज करना पड़ता है, और ये हमें हर दिन करवाना चाहिए प्लेटलेट काउंट तो, ताकि हमें आगाही रहे कि कहीं कोई पेशेंट कोई सीवियरिटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। फिर हम IgG IgM करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अगर खुदा न खास्ता प्लेटलेट कम भी हो जाएं तो उसके लिए भी परेशान होने की वो ज़रूरत नहीं है, वो रिकवर हो जाता है इंसान। अब जैसे ट्रीटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अगर कोई फिब्राइल स्टेट में है तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को बुखार है तो आप पैनाडोल दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स वो शख्स ले, रेस्ट करे। और जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, वैसे मेरा अपना भी ये मुशाहिदा है, अपना भी तजुर्बा है कि पपीते के जो पत्ते होते हैं उनको थोड़ा पीस के जो उसका अरक निकलता है वो आप थोड़ा लें, उससे भी हमारे प्लेटलेट्स रेज होते हैं। इसी तरह से जो एप्पल जूस में अगर हम, जो कि सेब का जूस है, थोड़ा सा लेमन के कतरे डाल के पिए रोज़ाना 2-3 दफ़ा, उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट ऑफ जो सीवियर जो स्टेज है इसकी क्रिटिकल, तो उसमें तो आपको लामहला जब आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स भी कम है, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत एब्डोमिनल पेन है, पेट पे दर्द है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट आ गया है, तो आपको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। उसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। और आईवी फ्लूइड्स वगैरह फिर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट हम देते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जनाब प्रिवेंशन क्या है, हम किस तरह से इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। देखिए, जो मच्छर है एडीज़ एजिप्टियाई, इसकी जो अफजाइश है वो साफ़ पानी में होती है। अब हमसे क्या गलती होती है कि बकेट में या बाल्टी या किसी भी खुले बर्तन में हम साफ़ पानी छोड़ देते हैं और हम फेंकते नहीं हैं, और इस तरह से ये हम मच्छरों की इसमें नशो नुमा बड़ी जल्दी हो जाती है। आज कहीं यानी पानी खड़ा ना रहने दें ना, तो इससे हमारी बचत है। और दूसरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ताकि अगर कोई मच्छर हमारी तरफ आए भी तो जो है वो हमें नुकसान ना हो। और दूसरे के नेट का यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करें। तो ये थोड़ा सा हम इन चीज़ों की तरफ देखेंगे और अपनी थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इनसे महफूज रह सकेंगे। तो यानी कि अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द लोग सेहतमंद रहेंगे, हमारा पाकिस्तान सेहतमंद रहेगा। यही आज का टॉपिक था, आपको अवेयरनेस फराहम करना। थैंक यू वेरी मच।